हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 40A3 कैश पेमेंट के बारे में, जहां पर आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि आप कहां कहां पर कैश पेमेंट जो है वो नहीं कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या पसंद आया। कुछ डाउट हो तो भी कमेंट करिए कि क्या आपके डाउट है, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 40A3, जो कि बोलता है कि अगर आपने कैश पेमेंट किया है, तो आप ये सब केस में 10,000 से ज़्यादा किसी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में पेमेंट नहीं कर सकते हो। कैश पेमेंट के केस में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, ध्यान से सुनिएगा, सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसएससी है, एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर किया। ठीक है दोस्तों, एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर किया और उसका जो सिंगल डे में 10,000 से ज़्यादा था, पेमेंट जो था वो था सिंगल डे में 10,000 से ज़्यादा था, तो आपको उसको पे करना था अकाउंट पे ही, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से। अगर आप उसको नहीं पे करते हो 10,000 से ज़्यादा, तब तो सब कुछ सही है। ठीक है। पर अगर 10,000 से ज़्यादा आपने पे किया तो एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा, और एक्सपेंस अगर आपने ऑलरेडी क्लेम कर रखा था तो वापस आपकी इनकम बन जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार और समझाता हूँ। अगर कोई एसएससी है, उसने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, और सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज़्यादा पैसा कैश में नहीं देना है, और अगर आपको 10,000 से ज़्यादा पैसा देना है तो आप उसको अकाउंट पे चेक, डीडी या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से दे सकते हो। अगर आपने 10,000 से ज़्यादा दे दिया कैश, तो क्या होगा, आपके एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएंगे, और अगर आपने वो एक्सपेंस पहले ही क्लेम कर लिए थे पिछले साल, तो इस साल वो आपके इनकम बन जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल। सिमिलरली अगर किसी एसएससी ने कोई ट्रांसपोर्टर को पैसा दिया, तो ट्रांसपोर्टर के केस में आप 35,000 तक कैश दे सकते हो। 35,000 तक कैश दे सकते हो सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, और अगर 35,000 से ज़्यादा देना है तो अकाउंट पे ही चेक, डीडी या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पे करना होगा। पर अगर आपने 35,000 से ज़्यादा कैश दे दिया ट्रांसपोर्टर को सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, तो आपके एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएंगे, और अगर आपने एक्सपेंस पहले ही क्लेम कर रखे हैं तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको बस एक बात याद रखनी है, अगर एसएससी किसी भी पर्सन को 10,000 से ज़्यादा पे करता है सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, तो सारी अमाउंट डिसअलाउ हो जाती है, और अगर उसने पहले उस चीज़ को क्लेम कर रखा था तो अब वापस उसका इनकम बन जाएगा। और यही सिचुएशन ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 हो जाती है, यानी आप ट्रांसपोर्टर को 35,000 तक कैश पे कर सकते हो। अगर आपने 35,000 से ज़्यादा कैश पे किया तो डिसअलाउ हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, और अगर आपने एक्सपेंडिचर पहले से क्लेम करके रखा है तो वापस आपकी इनकम बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो डेप्रिसिएशन वाले में वीडियो में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने बताया था कि वहाँ पर 10,000 की जो लिमिट थी, कि 10,000 से ज़्यादा कैश में करोगे तो क्या होगा, तो डिसअलाउ हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन आप उस पर क्लेम नहीं कर पाओगे। तो वो यहाँ पर भी वो लिमिट 10,000 ही है। तो ये जो ट्रांसपोर्टर की जो लिमिट है ना, तो ये जो ट्रांसपोर्टर की जो लिमिट है, वो ट्रांसपोर्टर की लिमिट जो है वो 10,000 है। अगर आप कैपिटल एसेट खरीदते हो, उस ट्रांसपोर्टर से आपने कैपिटल एसेट मंगवाई है, तो कैपिटल एसेट के केस में जो लिमिट है वो 10,000 ही रहेगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, 10,000 वाला था बाकी सब के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए था 35,000। पर अगर ट्रांसपोर्टर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट कर रहा है तो उसके लिए भी 10,000 की लिमिट है। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद अगर आपने क्रॉस चेक दिया या फिर कोई बियरर चेक दिया तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी क्रॉस चेक
और बियरर चेक नहीं चलेंगे। उसमें पेमेंट करोगे तो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट कर ली। क्या एग्रीमेंट कर ली कि भाई साहब मैं आपको कैश दूंगा 1 करोड़ रुपए और आप मेरे को ये सामान बेच देना, ऐसा कोई एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब मैंने किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए कैश में दूंगा, कैश में, और आप जो है मेरे को ये सामान दे देना। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। अब जब मैंने इनकम टैक्स पढ़ा तो मेरे को समझ आया कि आप तो 10,000 से ज़्यादा पे ही नहीं कर सकते कैश में, तो मैं उसको 1 करोड़ कैश कैसे दूंगा, नहीं दे सकता। तो मैंने उस पार्टी को चेक से पेमेंट किया, अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया। तो क्या वो पार्टी मेरे ऊपर केस कर सकती है? आंसर इज नो, केस नहीं कर सकती। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू पे इन कैश एंड यू पेड इन द अबव मोड्स यानी अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो भी अलाउड है वो, देन नो केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट यू। तो आपके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता और ये माना जाएगा कि आपने एग्रीमेंट फुलफिल किया है। भले ही आपने कैश ना दिया हो, आपने बैंक से तो पैसा दे दिया ना, तो बस। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 40A3। अब हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शन यानी जब आप 10,000 से ज़्यादा का कैश पे कर सकते हो। बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शन है 40A3 के। तो सबसे पहले 40A3 के एक्सेप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा पेमेंट टू RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या फिर गवर्नमेंट। अगर आप इनको पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आप 10,000 से ज़्यादा कैश दे सकते हो। और NEFT भी चलता है, RTGS भी चलता है, क्रेडिट कार्ड भी चलता है, डेबिट कार्ड भी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम चलता है, UPI चलता है, भीम चलता है। ये सब अप्रूव्ड मोड है, इससे पेमेंट करोगे तो भी चलेगा। अगर आपने पेमेंट बाय बुक एंट्री की, पेमेंट बाय बुक एंट्री का मतलब क्या होता है, आपका कोई क्रेडिटर था और कोई डेटर था, आपने क्या किया, वो क्रेडिटर और डेटर, उसने आपसे सेल भी की थी, उसने आपसे परचेज भी की थी, तो आपने उसका बैलेंस सेट ऑफ कर दिया, तो इसको बोलते हैं पेमेंट बाय बुक एंट्री। तो ये भी अलाउ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ कर दिया जाएगा। अब अगर कोई एसएससी है वो 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट दे रहा है कैश में किसी प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर यानी वो फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर यानी ऐसा प्रोड्यूसर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाता हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बनाता हो, पोल्ट्री प्रोडक्ट बनाता हो, या फिर फिश या फिर लाइव स्टॉक में काम करता हो। तो ये चारों चीज़ का कोई प्रोड्यूसर है, उसको किसी एसएससी ने 10,000 से ज़्यादा रुपए दिए कैश में तो भी अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आपने अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया है तो 50,000 तक आप कैश में दे सकते हो, उसके ऊपर दिया तो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, उसको आपने ऐसे जगह भेज दिया जहां पूरा समुद्र है, समुद्र के बीच में आपने भेज दिया, किसी आइलैंड में भेज दिया आपने काम करने, या तो आप किसी और प्लेस में भेज रहे हो, ऐसे गांव देहात में आपने भेज दिया, आपने हिमालय में भेज दिया, जहां पर आपने उसको 15 दिन से ज़्यादा के लिए भेजा है। सी और अदर प्लेस, कोई भी ऐसी प्लेस जहां पर बैंक अवेलेबल नहीं होता है और 15 दिन से ज़्यादा आपने अपने एम्प्लॉय को वहां भेजा है, तो आप उसकी सैलरी को भी कैश में ही पे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां बैंक ही नहीं है। अगर आपने बैंक में पे किया तो वो बंदा पैसा कैसे निकालेगा, क्योंकि वो तो सी में है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बैंक ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको सैलरी को कैश में पे करना अलाउ कर दिया जाता है। फिर ऐसी कोई भी जगह, फॉर एन एग्जाम्पल, आप गए हो हिमालय में, और हिमालय में जो बस्तियाँ पुरानी वहाँ पे रहते हैं लोग, आदि मानव जैसे लोग रहते हैं, और वहाँ पर बैंक नहीं रहते। ठीक है, आपको उनसे कोई जड़ी बूटी खरीदनी है तो आप पेमेंट कैसे करोगे, उनके पास तो बैंक ही नहीं है। तो कैन पे एनीवेयर इन कैश इफ बैंकिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप उस बंदे को 10,000 से ज़्यादा भी कैश में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर कोई एसएससी है, उसने किसी एजेंट को पैसा दिया है 10,000 से ज़्यादा,
पर वो एजेंट ने किसी प्रोड्यूसर से कोई माल खरीदा था, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, पोल्ट्री या फिर फिश, लाइफ स्टॉक, जो ऊपर में था सेम। अब देखो सेम क्या कॉन्सेप्ट है, पहले एसएससी डायरेक्ट प्रोड्यूसर को पे कर रहा था तो भी अलाउ था, अब एसएससी किसी एजेंट को पे कर रहा है, जो एजेंट प्रोड्यूसर को पे करने वाला है, तो भी अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर ऑथराइज्ड मनी चेंजर है, जहाँ पर आप डॉलर से रुपीस, रुपीस से डॉलर, युआन वगैरह चेंज करवाते हो, तो वहाँ पर तो आप बैंक से तो करवा नहीं सकते, तो आप कैश लेकर जाते हो, तो वहाँ पर भी अलाउ कर दिया गया है, वहाँ पर आप ऑथराइज्ड मनी चेंजर के पास कैश चेंज करवा सकते हो। फिर अगर एसएससी पे करता है 10,000 से ज़्यादा किसी ऐसे पर्सन को जो कि कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर है, कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर है, कॉटेज इंडस्ट्री यानी जो हाथ से सामान बनाते हैं और जो विदाउट पावर सामान बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते हैं, और वो कोई सामान बनाते हैं जैसे स्वेटर को बुनना या ऐसा कोई सामान जो है वो बनाते हैं, तो वहाँ पर भी आप 10,000 से ज़्यादा कैश में पे कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों सेक्शन नंबर 40A3, जहाँ पर हमने पहले ये पढ़ा कि 40A3 क्या होता है। अगर आपको मैं रिवीजन करा दूं तो सिंपल टर्म्स में आपको किसी भी बंदे को सिंगल पर्सन सिंगल डे 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करना है। अगर ट्रांसपोर्टर है तो 35,000 तक का पेमेंट आप कर सकते हो, पर अगर ट्रांसपोर्टर जो है वो कैपिटल गुड्स लेकर आ रहा है तो 10,000 तक ही पेमेंट कर सकते हो कैश में, उसके ऊपर का किया। तीनों ही केस में अगर आपने इसके ऊपर की लिमिट को कैश में दी तो एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और अगर आपने एक्सपेंस को पहले क्लेम करके रखा हुआ है तो उसको वापस इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। एक्सेप्शन में बताऊं तो आप आरबीआई, बैंक, एलआईसी, गवर्नमेंट, मनी चेंजर वगैरह को जो है वो पेमेंट कर सकते हो। एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईसीएस, यूपीआई, भीम चलेगा। प्रोड्यूसर को अगर आपने पेमेंट किया तो चलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट 50,000 तक चलेगा। कोई ऐसा बंदा है जिसको आपने किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर बैंक नहीं है तो उसकी सैलरी भी आप पे कर सकते हो। या फिर आपने किसी कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर है उससे कोई सामान खरीदा जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करता है सामान, तो वहाँ पर भी आप 10,000 से ज़्यादा कैश में दे सकते हो। ये था दोस्तों सेक्शन नंबर। दोस्तों अब आते हैं सेक्शन नंबर 40A7 में। सेक्शन नंबर 40A7 ये बोलता है कि अगर आपने ग्रेच्युटी का प्रोविज़न जो है वो क्लेम किया एज अ डिडक्शन तो उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 एम्प्लॉय है, 25 एम्प्लॉय कभी ना कभी तो फ्यूचर में जाकर रिटायरमेंट लेंगे और रिटायरमेंट के समय मेरे को ग्रेच्युटी पे करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ उसका आज ही से प्रोविज़न बनाना चालू कर देता हूँ। हर साल का प्रोविज़न बनाऊंगा, जिस साल आएगा उस साल पे कर दूंगा। पर ऐसा नहीं है। ग्रेच्युटी के केस में आपका जो भी प्रोविज़न होगा जो आपने फ्यूचर के लिए बनाया है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। बट अगर आपका एक्चुअल ग्रेच्युटी जो है वो आपको पे करना है, अभी आपने एक्चुअल ग्रेच्युटी आपका कैलकुलेट हो चुका है, खाली आपको पे करना बचा है, आपने पे नहीं किया है, तो वो एक्चुअल ग्रेच्युटी का प्रोविज़न भी अलाउ कर दिया जाएगा। या फिर कोई अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है तो वो भी अलाउ कर दिया जाएगा। या फिर अगर आपने प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी बनाया है जो कि एक्चुअली में ड्यू हो चुका है बट आपने पे नहीं किया, एक्चुअली में ड्यू हो चुका है बट आपने पे नहीं किया, तो वो भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात मैं आपको समझा दूं, सेक्शन 40A7 ये बोलता है कि अगर आपने फ्यूचर पर्सपेक्टस के लिए कोई प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी अभी क्लेम कर रहे हो तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये था सेक्शन नंबर 40A3 और 40A7। आई होप आपको समझ आया हो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।